हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद। इस नशिस्त में खुशामदीद, जहां हमारे साथ हैं एक बहुत ही बासलाहियत, मारूफ और दिल अजीज, हर दिल अजीज कलमकार जनाब हसनैन जमाल साहब। कैसे हैं जनाब? खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। इकबाल भाई, आप कैसे? खैरियत से हैं? ठीक मैं ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस वक्त सुबह, हम सब सहाफ़ी हैं, हम दोनों ही सहाफ़ी हैं, और अगर इस वक्त हमें वक्त मिलता है सुबह 10 बजे और हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एक तरह से शायद हम कुछ जल्दी आज जाग गए हैं। क्या ख्याल है आपका? नहीं, असल में मेरा तो भाई बड़ा ही अजीबो-गरीब सा सिलसिला है। मतलब बस जब नींद आ गई तो उस वक़्त जो है ना, वो हो गया, टुन हो गया, उसी वक़्त सो हो गया। तो आजकल ये है कि रात को 9 बजे आ जाती है और सुबह 5 बजे आँख खुल जाती है। तो अपना तो आप ही समझिए कि आधा दिन चढ़ा हुआ है। तो लेकिन इस कॉन्ट्रैरी टू दैट, हम्म अभी 10 दिन में ऐसा भी सीन हो जाएगा कि मैं सुबह 5 बजे सो रहा हूँगा और दिन को 2 बजे उठ रहा हूँगा। तो इट ऑल डिपेंड्स, मतलब ओके, तो ये यही है। बताइएगा कि इस वक्त आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में हैं? जी, फिल वक्त लाहौर में हूँ मैं। लाहौर में हो तो लाहौर का मौसम कैसा है? सुना बहुत गर्मी है वहाँ पे। बहुत ही टाइट, मतलब जिसे आप कहते हैं ना, मुहावरे में फाड़ू गर्मी है, शदीद वाली। हम्म। हम्म। बिल्कुल। तो बारिशें भी हो रही हैं या बारिशें भी थमी हुई हैं? बारिश यार, मतलब वो ऐसा होता है कि बस हवा शवा चलती है तो बादल आए हुए जो है वो भाग जाते हैं, और फिर उसके बाद माहौल जो है वो बराबर वैसा ही हो जाता है जैसे होना चाहिए। मतलब अभी भी गर्मी नहीं होगी तो फिर कब होगी? मुझे याद है मई के आखिर तक यहाँ पे बाकायदा खुनकी होती थी शाम में। हम्म। तो इस बार तो बहुत ही शदीद लेट आई है गर्मी। तो बस ठीक है, बराबर है, मतलब जो होना चाहिए वो है। ओके जनाब, जो दोस्त हमें देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा, मैं इस वक्त कराची में मौजूद हूँ, हसनैन लाहौर में मौजूद हैं। हसनैन का तारुफ मुख्तसरन अगर हम करवाना चाहें, जो कि ये एक ज्यादती है, लेकिन बहरहाल एक कोशिश है। बाकमाल कलमकार हैं, उनकी नस्ल बहुत ही पुख्ता है नस्ल निगारी के अंदर। हमारी जनरेशन में जिन लोगों ने अपना नाम बनाया, खुद को मनवाया, हसनैन उनमें नुमाया है। चाहे से हमने हम सब में उन्हें पढ़ा, बाद में दुनिया में या इंडिपेंडेंट में, हमेशा उनकी नस्ल ने, उनके लिखे हुए कॉलम्स ने, मज़ामीन ने हमें मुतासिर किया। उनका बहुत अहम हवाला अदब है, अदब लतीफ़, कि वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, माविन मुदीर रहे सिद्दीक़ा बेगम साहिबा के साथ, उस बच्चे को एडिट करते रहे, और उसकी उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कहानी शेयर भी की थी इस पर्चे की लेजेंडरी मुदीरा के इंतकाल के बाद। इस वक्त जी। जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं, कुल्ली तौर पे द इंडिपेंडेंस का हिस्सा हैं, और उनके जबरदस्त किस्म के व्लॉग्स हम देखते रहते हैं, जहां वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं। और मेरे ख्याल में जो चीज़ हम सोचते रह गए वेब जर्नलिज्म में, वो हसनैन ने की, उसे लीड किया, और अब हम इन्हीं के नक्शे पा का ताक़ुब करेंगे। और एक बहुत ख़ास चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, कि बहुत सारे लोग जो ये ख़्याल करते हैं कि अब ये कॉलम्स पढ़ना लाहासिल शय है, वो भी हसनैन के कॉलम्स को पढ़ते हैं, तो ये उनके कॉलम्स में मौजूद हुस्न है, खूबसूरती है, एक लतीफ़ एहसास है। और मेरे लिए तो हमारे ये दोस्त जो हैं एक जेन्युइन आर्टिस्ट हैं, कि चाहे से इनकी सेल्फी हो, इनका स्टेटस हो, इनका लुक हो, हर चीज के अंदर हमें एक आर्टिस्ट दिखाई देता है। तो हसनैन, आप इकबाल बताइए भाई, कि पहले आप क्या हैं, एक आर्टिस्ट, एक कलमकार? आपकी, जी जी फरमाइए। आपको आवाज आ रही है हसनैन मेरी? जी 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 जी, आ रही। हाँ, मैं यही कह रहा था कि आप बताइए कि आपके लिए क्या है, पहले आर्ट है, लिटरेचर है, जर्नलिज्म है? यार इकबाल भाई, मेरे लिए तो पहले जो है ना वो रोटी कमाना है, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अच्छा, उसके बाद फिर ये सिलसिला है कि अदब से मतलब हर इंसान शुरुआत करता है। तो मेरा भी जो आप कह लीजिए कि आगाज था वो वही था, और मैं चाहता था कि मैं बाअदब रहूं, और मैं उसी लिटरेचर की दुनिया में उसी तरीके से जैसे साबकीन थे वैसे ही, मतलब मैं भी मामलात जो हैं वो तय करता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। लेकिन मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, उसके अंदर गुंजाइश इसलिए नहीं नजर आ रही थी कि जो रिवायती हमारे यहाँ अदीबों का तरीक़ाकार है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। रिवायती की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये हम्म। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मसला हो जाएगा। मतलब अभी कोई मरा नहीं कि उसके बाद उसकी पीछे से आप देख लीजिए वो मामलात ऐसे शुरू हो जाते हैं कि चंगा भला अदीब होता है बेचारा, जिंदगी में मरने के बाद वो पछताता है, यार मैं ना ही मरता तो बेहतर था। तो हम्म। अच्छा, और जिंदगी में भी यही होता है कि मतलब वो अदीब अदीब का बैरी होता है जी, जो सीधी बात।
हम्म। सहाफत में मुझे बहरहाल ये स्पेस नजर आती थी हमेशा से कि वो नॉर्मल आदमी होता है, मतलब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ही इज नॉट एट ऑल अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वो निस्बतन, मतलब आप कह लीजिए कि एक ऐसा आदमी होगा कि जो हमारे दोस्त यार होते हैं या जैसे हम लोग कैजुअल बैठे होते हैं वो लोग वैसे होते हैं। उनको आप कह लीजिए कि वो जो आर्ट का कीड़ा है ना वो इतना बड़ा नहीं होता। वो हम्म। मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा शदीद वाला था, वो मैंने कोशिश करके दबा के मारा है कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करके एक आप कह लीजिए कि सहाफत में जिस कदर मतलब मैं कोशिश कर सकता था करके मैं घुसा हूं बाकायदा हम्म। तौर। तो वो उसकी हम्म। वजह यही है कि मतलब वो वाला जो मामला था, मतलब उसके अंदर मैं ये समझता था कि वो लोग बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, मैं उस मकाम पे जा नहीं सकता। मतलब वो आप कह लीजिए कि फना फिल आर्ट, फना फिल अदब, या हम्म। फना फिल सेल्फ मतलब अपने जो आपका दिल करता है आप वो करें, वो हो नहीं सकता। मुझे रोटी भी कमानी थी और मुझे मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी बात सब पढ़े, मेरा भाई पढ़ने में उसे कोई दिक्कत ना हो, मेरी छोटी बहन को कोई दिक्कत ना हो, मेरी बेटी को कोई मुश्किल ना हो उर्दू पढ़ने में। तो मैं चाहता था मैं ऐसा लिखूं कि जैसे हम लोग अपनी बात दूसरे तक कन्वे करते हैं एन वैसे ही मतलब लिखा हुआ भी जो है वो दूसरे तक पहुंच जाए। तो वो उस वजह से फिर आप बस ये समझिए कि रोटी कमाने और अपनी बात पहुंचाने की ख्वाहिश में बस ये किया जो अब तक हुआ। और वो बड़ी मेहरबानी है मालिक की कि मतलब कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो स्मूथ उसने कर दिया, तो बस हो गया ये। हम्म। अच्छा, अब ये बताइए कि जो आपने कहा अदब से जर्नलिज्म की तरफ आपका आना हुआ, और अदब से क्यों आपने इंतखाब किया, रोटी कमानी थी आपको, वहाँ जो मसाइल थे उनका भी आपने तस्करा किया। तो जब आप लिटरेचर की सम थे या बे लतीफ एडिट करते थे तो अफसाने वगैरह भी आपने लिखे? जी जी जी, अफसाने लिखे। अच्छा, अफसानों में फिर यही था कि मतलब पसंद मुझे वो अफसाने थे कि जो रिवायत होती है, जो दास्तान होती है, जो बिल्कुल सादा अफसाना होता है कि जैसे मतलब आप पढ़ें और आपको समझ आ जाए। लेकिन लिखता मैं था तजरीदी किस्म के अफसाने, मतलब जिसमें आप हम्म। कहें कि वो कभी वो जो आपको तो नाइटमेयर काबूस टाइप की चीज होती है, कभी हम्म। उसका बयान होता था, कभी ऐसे होता था कि कोई और ईरान तुरान की आंखी होती थी, मसलन वो अपना कोई बाजीगर है वो करतब दिखा रहा है और वो, या कोई ख्वाब का सा धुंधला का है, तो वो बकवास सारी मतलब वो दिमाग में जो चढ़ती है अभी भी रहती है, वो मैं लिखता था। बट वो मुझे लगता था और मुझे यकीन है कि वो अदब आलिया वाला मैं इंसान था नहीं। मतलब ना तो मैं ये चाहता था कि मैं अपने लिए लिखता हूँ, ऐसा भी कोई मेरी फिलॉसफी या मोटो नहीं था। मतलब मैं चाहता था कि लोग पढ़ें, तो मुझे वो लगता था कि उस्ताद ये पकाऊ काम हो जाता है, आम आदमी जो है ना वो नहीं पढ़ सकता। तो और वो कुछ ऐसा खास है भी नहीं कि जिसके ऊपर आप मतलब टिके ही रहेंगे, भाई तू बहुत बड़ा फनकार है और तेरे से बड़ा कोई लिखने वाला नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि दो सीढ़ी नीचे उतरो, सुकून से लिखना शुरू करो। तो बस वो ये हुआ। तो जो कुछ आपने लिखा, अफसानों की बात कर रहा हूँ, उन्हें किताबी शक्ल देने का जी इरादा है? जी, मैं आपको बताऊं भाईजान खुर्शीद भाई के, इकबाल खुर्शीद भाई के, मसला ये है लिखने में बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि हर जगह ही मुंह मारा है। मतलब आप ये देखिए कि अफसाना भी लिखा है, उसके बाद वो जो है खाके भी लिखे हैं, फिर ये कि कुछ पेंटर्स जो हमारे मास्टर पेंटर्स थे उन पे 10-12 की एक मैंने सीरीज की, वो आगे बढ़ानी थी लेकिन फिर ये खुदा का शुक्र है कि नौकरी हो गई, तो फिर ये कि इतना ज्यादा वक्त नहीं मिला उस काम पे फोकस करने में। वो लिखा। अच्छा, फिर मुहर्रम पे उसके कल्चरल एस्पेक्ट पे, मतलब मजहबी मामलात से कतई नजर मुहर्रम की जो कल्चरल एक होता था आप कह लीजिए तारीख थी और एक पूरा सिनेरियो था, उस पे लिखा। फिर उसके बाद ये जो डेली के कॉलम्स थे ये थे, पॉलिटिकल अलग थे। अच्छा, कॉलम के अंदर कहानियां जो थी वो अलग थी। तो इस तरह अगर आप उसको बाइफिकेट करें तो वो तो 6-7 किताबें बनती हैं। लेकिन यार किताब असल में साहिब एक किताब होना तो बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह हो गया, किताब छपवा उपा ली, लेकिन फिर वो मैं बगल में दबा के और मैं किसी को खुद जाके देने जाऊं, वो समझ में नहीं आता। खरीदने कोई आता नहीं है। मतलब ये मेरी अपने आप के बारे में नाखिस राय यही है कि खरीदने वाले होंगे नहीं। ठीक है। तो किसी पब्लिशर का पैसा फंसवाया जाए और फिर ये कि वो किताब विताब शाये कराई जाए और फिर वो जो है वो समझ नहीं आएगा यार। मतलब वो फिर दुख बाद में यही होगा कि यार देखो यार किताब छपाई और किताब बिकी नहीं। हम्म। तो वो इस अ, वजह से मतलब ऑनलाइन ही ठीक है। कुछ कहानियां आपकी कॉलम्स की सूरत भी जाहिर होती रही, मतलब कॉलम्स में भी आपने कहानियां बयान की।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसी थी कि जब कुछ कहना मुश्किल होता है तो आप फिर देवी देवताओं का सहारा ले लेते हैं, आप पुरानी फोकलोर्स का सहारा ले लेते हैं, या आप नए सिरे से कोई किस्सा कॉइन कर लेते हैं, कुछ घड़ लेते हैं। तो वो ऐसे मामलात में अभी भी ये होता है कि जब आपको मतलब आप समझ लीजिए कि बात करनी जो है वो आप समझते हैं कि उस्ताद अब तो इस मामले पे मैं खुल के बोल नहीं सकता, तो फिर आप कहानी लिखते हैं। तो वो लेकिन कहानियां हैं। जी। इन कहानी की वजह से आप अपने रीडर से ज्यादा कनेक्ट हुए, क्योंकि हमें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये जो आप कहानी बयान कर रहे हैं इसकी वजह से आपका रीडर आपकी जानिब ज्यादा मुतवज्जा होता है, कि जी शायद हमारे जी यहाँ जी। कहानियां लोग सुनना चाहते हैं, ये कहानी का जो अंदाज है, माजरे का जो अंदाज है, उससे पूर्ण लुभाता है। इसमें कोई शक नहीं है, मतलब मैं तो जावेद चौधरी साहब को बड़ा क्रेडिट दूंगा जी। फैक्ट्स की बात आप ना करें, जो उनके कॉलम में फैक्ट्स होते हैं वो खैर दुनिया उसको चैलेंज करती है, और एक अच्छे बाहोश कारी का ये मतलब आप कह लीजिए कि हक है कि वो किसी कॉलम में बयान करदा फैक्ट्स के ऊपर जो है वो बात करे और गिरफ्त करे और कहे कि हाँ यार ये सही नहीं है और ये गलत है। कतई नजर फैक्ट्स के जो उनकी कॉलम है, वो उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है कि वो आम आदमी को रिक्शे वाला भी सुबह पढ़ रहा होता है, टैक्सी वाला पढ़ रहा होता है, मतलब यू नेम इट, हम्म, पीपल वेट फॉर दैट न्यूज़पेपर स्टिल अभी भी इन द मॉर्निंग के यार ये आएगा तो हम इनके कॉलम पढ़ेंगे, मतलब क्योंकि वो ये कहानी सुभान सुना रहे अल्लाह होते वाला हैं। मामला है। कहानी कहानी हम्म। कहानी तो वो तो है, कहानी होगी तो बॉस वो तो बहुत पढ़ा जाता है, अच्छा, वो अब तो आप कमाल। एक ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जहां आज़ादी के साथ आप काम कर रहे हैं, और वहां खुदा पे का भी शुक्र। खबरों के अंदर एक कहानी का अंदाज है, तो आप समझते हैं तो हमारी न्यूज़ राइटिंग है। अवैस तौहीद साहब जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझसे एक ज़माने में कहा था कि अखबारात को अगर सर्वाइव करना है, ये लिखे हुए हम्म। जो जर्नलिज्म है जिसमें हम लिखते हैं उसे सर्वाइव करना, तो उसे अपने अंदर कहानी को शामिल करना होगा। जो आपकी न्यूज़ स्टोरी है उसके अंदर उसे यूं बयान करना कि आज ये हुआ, इमरान खान ने ये कहा, बजाय इसके कि आप एक कहानी बयान करें। इसके बारे में आपकी क्या राय है, चूंकि दुरुस्त साथ से दुरुस्त आप दुरुस्त। वाबस्ता भी हैं और अब आप देख भी रहे हैं बदलते हुए जर्नलिज्म को, डिजिटल जर्नलिज्म आ चुका है। जी जी जी। अच्छा, मैं उसमें ये अर्ज करूं कि जो हार्डकोर जो न्यूज़ होती है ना, वो तो न्यूज़ स्टोरी ही होती है, मतलब कोई खबर ब्रेक हुई या कोई आप कह लीजिए कि बहुत बड़ी हैपनिंग हुई, हम्म, तो वो उमूमन जब लगती है तो वो एक रिवायती खबर की तरह ही लगती है, उसका ट्रीटमेंट वही होता है। द मोमेंट आप उसका फॉलो अप देखते हैं, आप उसमें से एंगल निकालते हैं, आप ये सोचते हैं कि यार ये खबर तो हो गई, हम्म, अब जो है बाकी क्या होना है। तो वो जो बाकी होना होता है ना, उसके अंदर आपके पास वक्त होता है कि आप उसको रीडेबिलिटी उसकी बढ़ा सकें। तो रीडेबिलिटी बढ़ाने में भी हम कहानी का तो आप कह लीजिए कि मामला शामिल नहीं करते, और कोई भी ऑनलाइन अखबार नहीं करता, क्योंकि बहरहाल कहानी कहानी है, बट उसके अंदर आई विटनेसेस की बड़ी अहमियत होती है, उसके अंदर उससे जुड़ी तारीख की बड़ी अहमियत होती है। तो जैसे अभी पिछले दिनों ये पीआईए का बहुत ही अफसोसनाक दिलखराश जो हादसा था ये पेश आया, तो एक स्टोरी हमने ये भी की थी कि मेडे क्या होता है, हम्म, और मेडे जो है वो पायलट कॉल क्यों करता है। तो वो स्टोरी उस मेन स्टोरी के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी गई थी, उसकी वजह यही थी कि उसके अंदर मेडे की हिस्ट्री थी, उसके अंदर मेडे से मुताल्लिक तमाम मालूमात थी, और वो निरी कहानी नहीं थी, दैट वाज एन इंफॉर्मेटिव रीड इन फैक्ट, कि उसमें तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ वो ये बताया गया था कि ये जो मेडे की टर्म यूज होना शुरू हुई है, ये इसकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे मतलब तो वजूद उसकी में आई, उसमें और अब मुतालियत का उनसे बड़ा और लोग उसकी जानिब अट्रैक्ट हुए, लेकिन आपने कहा जी कि जी 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 जी, कामिल तो कहानी वही जो नहीं। साइड स्टोरीज होती हैं, साइड स्टोरीज होती हैं, उनमें गुंजाइश होती है कि इस तरह का कोई एक प्रोफाइल डेवलप किया जाए कि जिसको पढ़ा जा सके। अच्छा, व्लॉग्स का तजुर्बा आपका कैसा रहा, कि आपने सड़कों में, ये रिपोर्टिंग तो होती है लेकिन आपके यहाँ जाहिर सी बात है डिजिटल मीडिया पे जो वीडियोस का सिलसिला है वो बहुत कम था, और मैंने भी कुछ एआरवाई के ज़माने में दो तीन इंटरव्यूज किए, लेकिन वो सिलसिला मुस्तकिल नहीं रहा, तो आपने जो व्लॉग्स का माशाल्लाह सिलसिला दुरुस्त। किया था उस पर कुछ रोशनी डालें। अच्छा, व्लॉग्स का मैं आपको बताऊं कि आज से कोई 3-4 साल पहले, मतलब ये जब यूट्यूब का मामला थोड़ा नया शुरू हुआ था, तो मैंने भी अपना एक चैनल सॉर्ट ऑफ बनाया, 2-3 वीडियोस की। लेकिन उस वक्त मैं वो करते हुए कंफर्टेबल इसलिए नहीं होता था कि मुझे लगता था कि यार ये 10 मिनट की वीडियो के पीछे मेरा आधा पौना घंटा जाया हो जाता है, बल्कि बाद औक़ात 1 घंटा भी होता है। और फिर वो रिकॉर्डिंग और वो अपलोडिंग उस वक्त इतना स्लो प्रोसेस होता था कि वो 2-3 में ही जो है ना वो अपने सत्तू ठंडे हो गए, और मैंने सोचा कि उस्ताद ये काम हो नहीं सकता, मतलब ये, हम्म, तो वो कट लिया।
अब ये हुआ कि जब मैं यहाँ आया ना तो आइडिया एक फ्लोट किया डेस्क पे, साकिब ने और जीशान ने, वो दोनों मेरे कलीग्स हैं, और हारून साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने उसको ओके कर दिया कि हाँ ठीक है, तुम तीनों जो है इंडी 3 के नाम से प्रोग्राम करो। तो वो आप कह लीजिए कि बड़ी जबरदस्त हैपनिंग थी मेरे लिए यहाँ इंडिपेंडेंट में आने के बाद। उससे ये होता था कि एक तो वो रिकॉर्डिंग का जो टाइम है वो बहुत मुख्तसर होता था, क्योंकि हम लोगों ने शिफ्ट भी करनी होती थी, तो वो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होता था हमारा कि लाइक एज लाइव ही होता था इस किस्म का वो, कि बस रिकॉर्डिंग का बटन ऑन किया और उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर साकिब बेचारा उस पर बड़ी मेहनत करता था, उसके अंदर सारी एडिटिंग वेडिटिंग करनी। तो वो ये था कि मुझे लालच ये था कि यार इसमें एडिटिंग अपने हाथ से नहीं होगी, इसमें अपलोडिंग जो है वो उसका टाइम नहीं होएगा। तो बहुत सुभान अल्लाह काम होता था वो भी। और बस ये लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तो उसके बाद हमने एक ही किया, और उसमें चूंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि वो तफरी का प्रोग्राम होता था ज्यादातर, किसी एक करंट अफेयर को लेके और उसके मुतालिक हम लोग गपशप करते थे, कि जो सहाफत और थड़े गपशप के बीच की एक चीज होती थी। बट अब चूंकि थड़ा गपशप की गुंजाइश कोरोना के ऊपर नहीं है, और अब तो मौसम ऐसा है कि चंगी भली कहानी लिख के आखिर में कोई भी कॉलम वाला या कोई भी सहाफी या कोई भी मुसन्निफ उसको कोरोना से जोड़ता है कि भाई मजबूरी है, वो जो अभी चल रहा है ट्रेंड हैपनिंग है। तो वही है ना, ट्रेंड है। तो ट्रेंड ऐसा है कि इसके ऊपर तफरी नहीं हो सकती। तो फिर वी डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, अभी इसको जो है थोड़ा सा हम लोग क्विट करते हैं, थोड़े बाद में इसको देख लेंगे। तो फिल वक्त सिलसिला इस वजह से रुक गया, ये हुआ। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं आपको बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं, आपके मज़ामीन को, कॉलम्स को, तो वो कौन से कॉलम निगार हैं, लिखारी हैं जिनमें आपकी दिलचस्पी है? यार मैं बताऊं आपको, बड़ा मजे का किस्सा है ये, आपकी मेहरबानी इकबाल खुर्शीद भाई, आपने सवाल किया। मतलब अ, बचपन से अगर आप देखिए ना, सबसे पहले हमीद अख्तर का कॉलम मुझे याद है कि वो मैं पढ़ा करता था। हमीद अख्तर का, अच्छा, और वो ऐसा याद है, मुझे ये भी याद है कि मेरी हट जाती थी, वो नकोदर कैंप का इतना जिक्र करते थे, या नकोदर व्हाटसोएवर इट प्रोनाउंसिएशन इज, कि वो जिस कॉलम में मैं देखता था वो लफ्ज में कट जाता था, मैं कहता यार उस्ताद ये फिर शुरू हो गए। अच्छा, फिर इंतजार साहब का कॉलम मुझे बड़ा पसंद था। अच्छा, फिर आप कह लीजिए कि जो मुझे सबसे ज्यादा नापसंद था वो हक्कानी, इरशाद अहमद हक्कानी साहब मरहूम का कॉलम था, कि वो मुझे सर के ऊपर से गुजर जाता था। मतलब बहुत ही सुभान अल्लाह, उस वक्त भी लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद भी करते थे सब कुछ, लेकिन वो इतना सीरियस होता था कि मैं सोचता था कि उस्ताद ये नहीं लिखना, अगर कभी जिंदगी में लिखा तो ना, मतलब। तो वो होता था। अच्छा, फिर अब्दुल कादिर हसन साहब के कॉलम बड़े जबरदस्त होते थे, मतलब वो मास्टर क्राफ्ट्समैन होते थे। आप कहिए कि क्या कॉलम शुरू किया और क्या खत्म किया, मतलब कमाल होता था। तो ये तो वो थे कि जो आप कह लीजिए कि मैं शुरू से मतलब जो है ढूंढ के ना मतलब पढ़ता था, जब से आप, मुझे पढ़ने का शौक जब से था। अच्छा, फिर ये था कि वजाहत भाई की एंट्री हुई इसमें मेरी, मतलब रडर में अराउंड 2005-6 वजाहत मसूद, उनके मैंने बहुत पढ़े। फिर ये कि उनके बाद अगर आप मौजूदा दौर में आए तो आमिर खाकवानी, उनके कॉलम मैंने बड़ी दिलचस्पी से पढ़े और अभी भी पढ़ता हूँ। इसके अलावा अगर मौजूदा दौर में बात करें तो आप बहुत अरसे आपने दुनिया में साथ लिखा, आपका कॉलम हमेशा वही, मतलब मैं देखता होता था कि जब आता था वो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं दाएं बाएं ढूंढ के शुक्रिया, लो भाई ये शुक्रिया। भी अपने अवसर आ गए। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब हम सब ज्वाइन किया तो फिर पता लगा कि कॉलम में तो एक दुनिया आबाद है, मतलब लिखने वाले इतने सारे बेतहाशा। और खैर हम सब से पहले रुक जाएं अगर हम, तो वसतुल्लाह खान और हनीफ साहब को भी शामिल कर लीजिए, कि ऑफ बिल्कुल। कोर्स उनके बगैर तो ये जिक्र ही नामुकम्मल है। तो वो तो बादशाह है, मतलब उनके कॉलम। और फिर उसके बाद ये कि हम सब जब शुरू हुआ तो फिर तो मतलब वसी बाबे से तो मुझे बाकायदा मोहब्बत हो गई कि यार ये क्या बंदा है कि जिसका लिखा साला समझ में नहीं आता लेकिन पढ़ने को दिल चाहता है। इसी तरह वो अल्लाह आपका भला करे। खैर अब तो ऐसा समझ में आता है कि अब तो क्या ही बात है, मतलब इतना अरसा हो गया पढ़ते हुए। फिर फरनूद आलम हमारा है, मतलब कई नाम है, इतने हैं कि अनगिनत हैं। बट थिंग इज के मजा ये आता है कि वो जो एक कॉलम का सफर था जो हम उस वक्त शुरू हुआ हुआ देखते हैं। सालिक साहब के कॉलम्स उठा लें अगर आप, बहुत पुराने लिखे हुए, तब से लेके अब तक। तो मजे की बात ये कि वो कॉलम का मयार दफन नहीं हुआ। ये अलग बात है कि पढ़ने वालों की प्रायोरिटीज बदल गई हैं, बट स्टफ मौजूद है। ये बड़ी उम्दा बात
ऐसा नहीं है कि हम कहें कि कॉलमकारी में सहाफत जो है वो नहीं रही जी जो पहले होती थी, नहीं। बड़ा बड़ा कॉलम लिखने वाला पड़ा हुआ है और बड़ा खूबसूरत कॉलम लिखा जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। इर्तिकाई अमल भी आया है। आज़ादी डिजिटल मीडिया की वजह से, वेबसाइट की वजह से जो आज़ादी मैसर आई वो पहले नहीं कोई थी, शक नहीं, और जो सहूलत कोई शक मैसर आई, अल्फाज की शराइत, अगर आप नहीं। तवील लिखना चाहते हो या मुख्तसर, दोनों ऑप्शन अब हम्म, आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, ये तो कॉलम निगारों की बात हुई। पढ़ने वालों में जी। फिक्शन में कौन पसंद है? किन्हें हाय। पढ़ते हुए बड़े हुए और अब किन्हें पढ़ने की ख्वाहिश है? देखिए जी, पढ़ते हुए जो मैं बड़ा हुआ ना, वो तो आप समझिए कि ये सफर शुरू होता है तालीम और तरबियत, नौनिहाल, आंख मचोली। हम्म। ये 3 रिसाले थे जो अपने बराबर आते थे। अच्छा, उसी में से अचानक तबरंग तुलू ऐसे हो गया कि अब्बा का बहुत ही पसंदीदा था। हम्म। और कहानियां इसमें ऐसी होती थी जो जाहिर बात है कि थोड़ी सेंसर नहीं होती थी ना, तो हमने तो कोई बचपन में फिल्में विल्में भी नहीं देखी, ना हमारे पास मोबाइल था कि हम टोटे वोटे देखते, तो हम तो सबरंग के शदीद आशिक इस चक्कर में हो गए कि यार ये बड़ों वाला माल होता है इसके अंदर। हम्म। तो उसी जमाने में सबरंग की चाट मतलब 5वीं 6वीं में लग गई थी, उसी के साथ इमरान सीरीज, बट इमरान सीरीज मजहर कलीम वाली, क्योंकि इब्ने हम्म। सफी वाली मेरे जमाने में जो है वो आप कह लीजिए कि मेरे इलाके में नहीं मिलती थी, और मिलती भी तो शायद हसनैन भाई, आपका माइक ऑफ हो गया। तो बस वो आप कह लीजिए कि शुरू से ही उस पे लग गया, वो पढ़ी, और फिर ये हुआ कि अल्लाह आपका भला करे। हाँ, फिर अब्बा के पास आर्मी लाइब्रेरी का मेंबरशिप कार्ड होता था, तो हम्म। उन्होंने मुझे एक लेटर बना के दे दिया कि भाई लाइब्रेरी वालों, ये बेटा है मेरा और ये जब आएगा तो इसको तुम किताबें इशू कर देना। अब्बा ने कभी ये मना नहीं किया कि यार तू ये पढ़ और तू ये ना पढ़ और ये ऐसी है और ये वैसी है, तो एक खुला मैदान था ना, मतलब अल्लाह के फजल से। और शुरू अब वैसे ही हुआ कि हमने भी वो शहाबनामा पढ़ी, लब्बैक पढ़ी, और उसके बाद अलीपुर का इली पढ़ी, सुभान अल्लाह क्या बात है, फिर अलक नगरी हो गई। फिर जो था वो मामलात वहां से वो चलते 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 जो है वो आगे आए, और फिर अपना अजमल कमाल आ गए, फिर आसिफ फरूकी की मतलब चीजें आ गई, और फिर आप कह लीजिए कि ये तमाम रिसाले जो अब मतलब बहुत ही शानदार दुनियादाद आज किस्म के होते थे ये, और अदब लतीफ। अच्छा, मेरा आप ये समझिए कि जो रुझान था शुरू में बहुत ही ज्यादा क्लासिक नसर की तरफ था, दिल्ली से मुतालिक था। जैसे मतलब वो पुराने दिल्ली वाले लिखते थे और जी जो जी। उनके किस्से बयान होते थे, उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी मुझे। तो 2011-12 तक तो आप ये समझिए बस वक्फ था मैं उस मामले में, मालूमात इकट्ठी करने में, किताबें इकट्ठी करने में, उनका लिखा पढ़ने में, उन्हीं के जैसे लिखने की कोशिश करने में। बट खुदा का शुक्र है कि वो रियलाइज हुआ कि भाई वो अपने हिस्से का काम कर गए, अब तुम निकल आओ यहाँ से भाई, बहुत हो गई। हम्म। तो वो वक्त ही निकल आया फिर, और बस फिर जो है वो चल सो चल हो गया। तो हम्म। इस बीच में बस ये हुआ कि रशियन लिटरेचर जो है वो मेरे से पढ़ा नहीं गया, मुश्किल काम कभी होता नहीं। वो मुझे हम्म। इसलिए मुश्किल लगता था कि एक तो उसमें दुख गम उदासी के साए ऐसे घने होते थे कि वो लगता था कि उस्ताद ये जब मैं खत्म करूंगा या तो मैं भी खुदकुशी कर लूंगा या मैं बहुत दुखी आदमी हो जाऊंगा। तो अपने दुख हम्म। जिंदगी में भारे क्यों होते हैं यार, अच्छे खासे होते हैं। फिर कैरेक्टर इतने ज्यादा होते थे कि उनके नाम ऐसे होते थे कि अभी भी मुझे अगर कोई लंबा अंग्रेजी का आर्टिकल आता है ना, तो नाम वाम मैं नहीं पढ़ता, बस ऐसे ही निकालता हूँ, हाँ इसका पहला वर्ड ए है, बस इसको आंदा में ए से ही याद करूँ। तो हम्म। वो इस वजह से वो एक बहुत ही मैं समझता हूँ मेरी तरबियत में कमी रह गई कि मैं वो नहीं कर सका, रशियन लिटरेचर नहीं पढ़ सका। हाँ, उसके बाद फिर अंग्रेजी में बहुत कुछ जो ये आजकल के चल रहे हैं ये भी पढ़े, और जो सबसे ज्यादा मुझे, मैं हमेशा तस्करा करता हूँ, पसंद आया जो अभी तक चल रहा है, वो मुराकामी है, हारुकी मुराकामी, अपना जापानीज जो है। और जो मौजूदा दौर है उससे मैं ऐसे रिलेट करता हूँ कि वो कमबख्त पिछले 40 साल से जो लिख रहा था ना वो अब हो रहा है। आप हम्म। उसके नॉवल कभी पढ़े, वो लगता है कोरोना वाली दुनिया है। हम्म। एक अकेला हीरो होगा, वो कहीं पहाड़ों में गुमशुम हो जाएगा, फिर उसके साथ माफौकुल फितरत मामलात भी होंगे। मतलब इस कदर वो आप कह लीजिए कि वो रिलेट करता है ये पोस्ट कोरोना की दुनिया से कि अल्लाह माफ करे, मतलब मुझे तो हम्म। लगता है नहुसत है या तो उसके नावलों की, और या फिर ऐसा है कि वो जो है इस कदर तन्हाई पसंद आदमी था कि वो जिसे आप कहें ना कि वो दीपक राग गाते हैं तो वो आग लग हम्म। जाती है। उन्होंने भी पै दर पै 8-10 नॉवेल ऐसे खड़काए कि दुनिया में फिर उसके बाद जो है ना तबाही फैल गई। बस जो उन्होंने लिखा वो अब हो रहा है, हम्म। ये होता है भाई।
तो रूसी अदब आपने कहा कि आप नहीं पढ़ सके, एक तो सबब ये था कि उसमें बेपनाह उदासी थी और दूसरी वजह ये थी कि उसमें बेशुमार किरदार थे। और बल्कि अगर मैं एक इतालवी नॉवेल मुझे याद आता है, फ्रांसीसी नॉवेल, जिसमें एक किरदार टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की के लिखे हुए फिक्शन पे तंज करते हुए कहता है कि वहाँ न सिर्फ ये कि किरदारों के तवील नाम होते थे, बल्कि खानदानी नाम अलग होता था, कारोबारी नाम अलग होता था, दोस्तों में उसका नाम अलग होता था, तो एक शख्स को कितने नामों से याद रखा भाई इसी वजह से मैं आपको बताऊं, अल्लाह की कसम मुझे ये बड़े अच्छे लगते हैं अपने नैयर मसूद। हाँ, नामों से पाक ना, मतलब आपकी सोच है, आप जाए। पढ़ना शुरू करें और आप कब खत्म कर दें क्या कहने, मतलब आप चले जा रहे हैं और वो सारी चीजें दिमाग के अंदर नक्श हो रही हैं। हम्म, तो नैयर मसूद और उससे बड़ा इस मामले में कोई लिखने वाला नहीं कि जिसने नामों को टके की अहमियत नहीं दी। हम्म, और इसी उन्हीं के नक्शे कदम पे अनीस इशफाक चले, उनका वो दुखियारे बड़ा शानदार था। वो मतलब वो जो एक पूरा आर्ट है, या वो आप कह लीजिए कि वो एक लेगेसी है, वो बड़ी शानदार है। उस तरह का अगर लिखने वाला कोई और भी आए और थोड़ा उससे हट के और उस तरह का दाएं बाएं लिखे, तो वो बड़े मजे की चीज है। हम्म। मतलब नाम शाम जो है वो नाम खामा में खा में क्या रखा पढ़ने है? में मतलब तकलीफ दे। और इसी हाँ, वजह से नाम में क्या शेक्सपियर रखा है ने और कहा था याद कि नाम में क्या रखा है। ओके। अच्छा, अभी ऐसे ही। हसनैन ने जिक्र किया सबरंग का, मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, और हम सोशल मीडिया पे इसका तस्करा भी कर चुके हैं कि सबरंग के जो मुदीर हैं, लेजेंडरी मुदीर जनाब शकील आदिलजादा साहब, उन पे इजरा ने एक नंबर निकाला था और जो दोस्तों तक पहुंच भी रहा है, और हमने उसका चर्चा भी किया सोशल मीडिया पे। इजरा का शकील आदिलजादा नंबर 28 में शुमारा है। जो दोस्त हासिल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मैं उसकी तफसीलात भी दर्ज कर दूंगा। अच्छा हसन, आप बताइएगा थोड़ा अदब लतीफ़ के बारे में, उससे आपकी वाबस्तगी का ज़माना क्या था, वो तजुर्बा कैसा रहा, और यार दोबारा वो बड़ा क्या? मजे का तजुर्बा था। हम्म, हाँ, वो बताऊं, हुआ ये कि मैं लिखता लिखाता था। मैंने ये पहले भी लिखा भी है और बताया भी है इंटरव्यूज में। तो मैंने उस जमाने में टैग करना बुरा नहीं समझा जाता था। मतलब जैसे हम्म, हम लोग की हट जाती है ना आजकल के, वक्त किसी ने टैग किया तो हमने कहा भाई यार अब ये क्या हो गया। तो वो नया नया टाइम था फेसबुक का, उस वक्त जो थे मतलब सारे यूजर नए थे, तो टैग वैग भी बड़ा अहमियत रखता था। कोई किसी को टैग कर देता था, इखलाकन वहां आके बाकायदा दिल बनाते थे, लाइक करते थे, पढ़ पुढ़ हम्म, लेते थे और फिर कमेंट भी आता था। तो भाई लिखना शुरू करता था, उसके बाद कुछ भी लिख लिखा के ना वॉल पे डाला। उसके बाद मिर्जा हामिद बेग और अपना ये वजाद भाई हो गए, और नीलम अहमद बशीर हो गई, सिद्दीका आपा हो गई, आसिफ फरूकी हो गए, चुन चुन के जितने भी बड़े लिखने वाले थे। और आप कह लीजिए कि जो मुझे जाती तौर पे पसंद थे, वो सबको फेसबुक पे, चूंकि उनकी मेहरबानी थी कि उन्होंने ऐड कर लिया था, आसानी से कर लिया था, तो बस फिर टैग देते थे उनको सबको। अब वो होता ये था कि सदीका आपा भी उसमें पढ़ लेती थी, कमेंट वगैरह नहीं करती थी, बस कभी ना मतलब पढ़ लिया और लाइक वाइक कर दिया। एक दिन ये हुआ कि सदीका आपा का इनबॉक्स मैसेज आया कि मैं एक बुक क्लब शुरू कर रही हूँ। अच्छा, हम्म, उस बुक क्लब का ये था कि वो एक किताब रिकमेंड करती थी और उसके बाद उस किताब पे गुफ्तगू होती थी। तो वो फ्रेग्रेंस ऑफ गावा थी वो किताब, वो उन्होंने रिकमेंड की, वो ढूंढ ढांड के ली, पढ़ी पुढ़ी, उसके बाद बुक क्लब हो गया। उसके दो तीन प्रोग्राम्स जब हुए ना, तो फिर सरप्राइजिंगली शी ऑफर्ड मी कि यार तुम अगर मेरे साथ थोड़ा सा अदब लतीफ का काम करवा दो। इट वॉज टोटली हम्म, डेफिनेटली वॉलंटरली सॉर्ट ऑफ थिंग, बट ये इतनी बड़ी बात थी कि मतलब मुझे आज तक हजम नहीं हुई। देखें, ये एक अलग मामला है कि इंतजार हुसैन के जमाने में अदब लतीफ की उठान क्या थी, और जब हसनैन जमाल ने उसे किया तो उस वक्त वो किस उस पे था। और कोई ना मुझे तजुर्बा है और ना कुछ है, और बस मैं आ गया और मैं एडिटिंग शुरू कर दी। यार मजे की बात ये है कि मैं उस नशे से आज तक नहीं निकल पाया। हम्म, मतलब ये मेरे लिए इतनी बड़ी बात थी, इतनी बड़ी बात थी कि यार वो रिसाला जो है उसे मैं करूंगा एडिट, सुभान अल्लाह। और साल डेढ़ साल मैंने किया, और आपा ने बहुत ही आप कह लीजिए कि शफकत से सारे काम सिखाए मुझे। और बस उसके बाद फिर ये था कि नौकरी, जारी बात है, प्रायोरिटी होती है आदमी की। हम्म, और फिर कुछ दुनिया पाकिस्तान शुरू किया जब बजाज भाई ने, तो वो वहां भी उनके साथ काम शुरू कर दिया। फिर हम सब का एडिटिंग शुरू हो गया। तो आप कह लीजिए कि जो रिसाले एडिट करने की वो मामला शुरू हुआ था, वो खत्म यूं हुआ कि अब मैं इंडिपेंडेंट में डेस्क एडिटर हुआ हूँ। तो ये वक्त का सफर था, और इसमें बड़े नाम इन्वॉल्व थे। और वो चार नाम मैं हमेशा हर जगह लेता हूँ, और मैं कभी आज भी लूंगा। उसकी वजह ये कि यार उस्ताद उनके बगैर सफर नामुकम्मल था। तरतीब बार अकील अब्बास जाफरी उनमें पहले नंबर पे थे, और उनके बाद
अपना सिद्दीक़ा आपा थी, और फिर उनके बाद वजाहत मसूद और आसिफ फर्रुखी। ये 4 नाम ऐसे हैं जिन्होंने मेरी इतनी मदद की है कि आप सोचिए कि कोई हिसाब नहीं है। मतलब मदद से भी ज़्यादा असल में ये होता है कि आप किसी को ये कह दें कि उस्ताद तुम लिख सकते हो और तुम बड़ा अच्छा लिखते हो और तुम लिखो, चाहे हम्म आपको ना पसंद हो यार, लेकिन हम्म वो एक बंदा वो जो फील करता है ना, मतलब ये आज ऐसे ही है कि जैसे वसतुल्ला वो आपके सर पे हाथ रखें या मेरे सर पे हाथ रखें और कहें यार क्या लिखते हो भाई, तुम कमाल आदमी हो, तुमने हम्म। छोड़ना नहीं है लिखना। ये 3 जुमले ऐसे होंगे कि आप हज कराएं। तो अच्छा, आपने वो कहा लोगों कि ने बस इस तरह से हौसला अफजाई की। आपने कहा अब्दुल लतीफ जो है उसे एडिट करना एक नशे जैसा था, और आज भी वो उसको एक एक खास हैसियत है उस तजुर्बे की आपके लिए। तो कल अगर मुस्तकबिल में वक्त मिला, तवानाई मिली, कुछ सरमाया हुआ, तो कोई अदबी जरीदा शुरू करने का रिस्क लेंगे, जिसे नसीम ना दुरानी कहते हैं कि घर फूंक तमाशा देख वाला मामला है? ना 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 ना, देखिए मैंने पहले बहुत पहले कहा था कि वो रोजी रोटी जो है, बेहतरीन जिंदगी थी, बचपन हमारा बहुत उम्दा था, और कुछ ऐसा नहीं था कि कोई आउट ऑफ द ब्लू निकल के पैसा कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती। लेकिन यार दुनिया बड़ी सख्त है और बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन है, मतलब हमारे हम्म जमाने तक और हमारे बच्चों के लिए खुदा जाने क्या होगा। तो उसमें घर चला लेना जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं हम्म हमेशा ये देखता हूँ कि यार वैसे ही मेरे बड़े फजूल किस्म के शौक हैं, मतलब वो आप फेसबुक का आपने जिक्र किया तो वहाँ आप देखते होंगे कि पौधे भी हैं, कोई पुरानी चीज नजर आ जाए साली वो भी खरीदनी है, कोई फर्नीचर का ऐसा आइटम हो जाए कि जो बहुत ही कदीम हो उस पे भी राल टपक जाती है, यू नेम इट यार, हेल ऑफ थिंग्स आर देयर। तो उस पे पैसे जाया भी होते हैं। अब वो ये है कि बस वो काफी है यार, बहुत काफी है, मतलब कोई नए तजुर्बे में कूदना चाहता ही नहीं हूँ हम्म। ये है। अच्छा, आपने कुछ शायरी के हवाले से मज़ामीन लिखे थे जी जिन पे खासा तनाज़ा भी हुआ, बहस भी हुई। तो जी मतलब आप समझते हैं कि आपने अदब लतीफ़ का आप हिस्सा रहे, संजीदा अदब का एक मैदान तो है, तो फिर अगर हम पॉपुलर जी जी लिटरेचर को बेशक। उसी तरह प्रेज़ेंट करें या अगर इस तरह कोई मुकदमा बिल्ड करें, क्या वो दुरुस्त होगा? अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ इकबाल भाई, मुझे असल में सवाल थोड़ा सा प्रिसाइज अगर आप दोबारा मुझे बता दीजिए। मुझे ये समझ नहीं आई कि मैंने बॉल किधर फेंकनी है, मतलब आई डेंट गेट द पॉइंट बेसिकली कि मैं क्या जवाब दूँ। हुँ। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप शायरी के हवाले से आपने गालिबन तहज़ीब हाफ़ी और हम्म अली ज़रियून की भी आपने हम्म हम्म तज़किरा किया, तो आप देखते हैं कि इस तरह की जो शायरी है, क्या ये फ्यूचर की हम्म शायरी है? क्या रीडर इसी से हम्म कनेक्ट होगा? और जो माज़ी में लिखा गया, वो वक़्त के साथ, इर्तिकाई अमल के साथ चला जाएगा? इस शायरी को हम्म। भी हमें उतनी ही अहमियत देनी चाहिए, जितनी हम अपने माज़ी के शुअरा को देते रहे हैं? हाँ हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं, जो एक आप कह लीजिए कि जय्यद अदीब है ना, उसके नजदीक तो ये सब कुछ बकवास है, बट ये फैक्ट है कि आए मौसम रंगीले सुहाने जियानी माने तो छुट्टी लेके आजा बालमा, ठीक है। हुँ, हुँ। अब ये जो है ये इस तरह से आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आप दिमाग में गा रहे हैं, हुँ, हुँ। ठीक है। अगर ये गाया ना गया होता तो ये कहीं किताबों में दफन होता, और आप और हम जो है वो इसको बस इस तरह से याद करते कि जैसे सुना जाता है शहर इश्क के गिर्द मदारें ही मदारें हो गई हैं। हुँ, अब इस हुँ। शेर का ऑडियंस कितना है और उस शेर का उस गाने का ऑडियंस कितना है। हुँ, हुँ। थिंग इज के हर चीज को अप्रिशिएट करने की एक क्लास, एक तबका मौजूद होता है ना। तो हुँ, अब जो तबका है वो है कि जिसको जिसकी उर्दू भी आप कह लीजिए जिंदा दोबारा से इस वजह से हो गई कि वो फेसबुक पे उर्दू टाइप करना सीख गया। हुँ, हुँ। अगर मैं और आप उर्दू इन पेज पे टाइप कर रहे होते तो अब तक मेरा ख्याल है हम लोग पक पका के साइड पे हो गए होते कि उस्ताद नई टेक्नोलॉजी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही, और ये कागज कुवत सी गेम जो है ये समझ नहीं आ रही। पहले लिखो, उसका जेपैक हुँ, हुँ। बनाओ, वो फेसबुक पे डालो, फिर वो किताबें सफ़े आगे पीछे हो गए, तो वो उस भंगड़ खाने से मतलब हम निकल नुकल के हम भी मेरा ख्याल है रोमन शोमन पे शिफ्ट हो गए होते। हुँ, तो हुँ। अभी जो मौजूदा दुनिया है उसमें मेरे आपके समेत 2000 लोग ऐसे होंगे कि जो इस चीज को अप्रिशिएट करते होंगे कि सुना जाता है शहर इश्क के गिर्द मदारें ही मदारें हो गई हैं। मतलब ऐसा फना करने वाला शेर है। और वो जैसे वो था अपना, इसी से बिल्कुल ये ताज़ा याद आ गया कि अब्बास ताबिश साहब का कि सांस चलती है कि जंजीर जनी होती है। अब ये भी एक वो है कि वो एक कल्चर है, एक उसको एक माहौल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जिसके पास कोई माहौल नहीं है, जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसके पास
कह लीजिए पढ़ने का वक्त ही नहीं है। और क्यों हो कि उसके पास बहुत सी चीजें हैं यार, खेलने कूदने को, टीवी देखने को, वीडियो श्रुम 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 यूं करके 36 डॉक्यूमेंट्री उसके अंगूठे पे पड़ी है, वो किताब क्यों पढ़ेगा और वो क्यों इस सारे माहौल में फिट होगा। तो वो जब आएगा, वो जुड़ेगा, वो इसी से जुड़ेगा कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, या फिर आप कह लीजिए कि वो आए मौसम रंगीले सुहाने, क्विक डाइजेस्ट होने वाली जो चीज है ना, बस अब आप कह लीजिए कि वो वक्त है उसी का। हम अच्छा तो आप जैसे तो हमेशा जिंदा रहेंगे, अच्छा लेकिन ये ये कि वो कब्र में चले भी जाएंगे, बस ये है। चलिए इसमें दो बातें, जी अगर हम ये देखें कि आपने कहा हर चीज का एक तबका होता है, जिसको पढ़ने वाला एक तबका है, एक ऑडियंस है उसकी ना, जो गाना गाया गया वो सबके जहनों में है, तो क्या ये दो तबकात जूं के तूं बाकी रह सकते हैं फ्यूचर में, या आप देख रहे हैं कि जो एक तबका है जिसको हम संजीदा अदब पढ़ने वाला कहते हैं, अदब आलिया की तरकीब से तो मैं मुत्तफिक नहीं हूँ, वो फना हो जाएगा, कब्र में चला जाएगा, नहीं, ये दोनों कब्र में तबका तो कभी चलते भी नहीं रहेंगे? जाएगा। देखिए, उस्ताद जिंदा रहते हैं, प्रोफेसर जिंदा रहते हैं, और तालिब इल्म उनको सुनने वाले होते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है बेसिकली ये अब उस्तादों का रह गया है, ठीक है ना। मतलब आप गालिब को शरह पढ़े बगैर जो है वो कितने लोग एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, बहुत उम्दा। मतलब आप कह लीजिए कि मेरी खैर क्या मजाल है कि मैं सूरत कुछ राख भी दिखाऊं, यानी कुछ अल्फाज भी कहना बेकार है, बट थिंग इज के उसको बगैर जो है फरहंग देखे या शरह देखे, या ये कि किसी से राब्ता किए बगैर, जबान सीखे बगैर उसको कौन कितने लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, जो आम चीजें हैं और जो समझ में आने वाली हैं वो हो गई, तो जो नहीं पढ़ी जा सकती वो बहरहाल वक्त के साथ साथ जो है वो बस वो सफ़े बाकी रह जाते हैं, वो नाम बाकी रह जाता है, लेकिन वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता बहरहाल आप कह लीजिए कि ऑब्सलीट होती हैं। अच्छा, नए नए वालों में भी यही है कि उनमें मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो क्लिक नहीं करती, तो वो मशहूर भी नहीं होती, लेकिन एटलीस्ट अगर कल को कोई किताब खोल के बैठता है तो महबूब खिजा उसे बड़ा बेहतरीन समझ आता है, सरवत हुसैन उसे यूं फर्राटों में समझ में आता है, जिशान साहिल वो ऐसे पढ़ता है कि वो समझता है उस्ताद ये तो मेरा बिछड़ा हुआ भाई है, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रेरी टू दैट अब्दुल अजीज खालिद को जो है वो कौन पढ़ सकता है, जिसने इंजील पढ़ी हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, वही समझ सकता है भाई। मतलब आमा शुमा के बस के वो है नहीं। तो बस अच्छा, ये फर्क होता है। आपने एक बात कही और मैं उससे मुत्तफिक हूँ, और इस पे हम लिखते भी रहे, बात भी करते रहे कि शायद अब से 10 साल पहले ये कहा जा रहा था कि उर्दू स्क्रिप्ट को बहुत खतरात लाहक है। उसी वक्त रोमन स्क्रिप्ट इमर्ज हुआ था, और पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में रोमन में किताबें लिखने का सिलसिला, छपने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन फिर एक ऐसा अमल, एक ऐसा वाकया हुआ जिसके लिए कोई मनसूबाबंदी शायद नहीं की गई थी, और वो ये था कि जो यूनिकोड फॉर्मेट था, जो इंटरनेट पे मौजूद था, वो जुड़ गया फेसबुक से, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से। और उससे भी जो अहम चीज थी वो ये थी, मेरा ये ख्याल है कि उसे आप लैपटॉप पे तो टाइप कर सकते थे, लेकिन जब वो सेल फोन पे आया, वही सब कुछ सेल फोन पे उर्दू टाइप करना, बिल्कुल। तो हमारी वालदा, जिन्होंने एक अरसे से, जिनका लिखने पढ़ने से कोई ताल्लुक नहीं था, हाउस वाइफ थी, वो भी लिख रही हैं, एक बूढ़ा शख्स भी खुदा उर्दू में सेहत एसएमएस जिंदगी कर दे, रहा क्या है। ही आमीन। बात। तो ये उर्दू स्क्रिप्ट के साथ जो वाकया हुआ है, इस पे हमारे आने वाले दोस्तों को भी और हमारे जो रिसर्चर्स हैं उन्हें देखना चाहिए कि इसको सेल फोन पे, एंड्रॉइड फोन पे आने के बाद, अब वो शख्स भी जिसका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं था, उर्दू लिख रहा है, और इस तरह उर्दू को समझने के विंग्स मिल गए। मैं ये कहता हूँ हसैन कि अहमद जमील मिर्जा साहब ने जब बरकियात से इसे जोड़ा था, क्योंकि नूरी नस्तलीग एक जमाने में इस पे मौजूद नहीं था, कंप्यूटर पे हम नस्ब में लिखते थे, तो वो उर्दू फ़ॉन्ट की जो डिजिटल फ़ॉन्ट था, उसके सफ़र में पहला बड़ा वाक़या था। और दूसरा बड़ा वाक़या ये है कि जो यूनिकोड है वो सेल फ़ोन पे आ गया है। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हुँ, ये बहुत 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 ही बड़ी बात है। मतलब वो उस वक्त ये बहस बड़ी चलती थी कि उर्दू पढ़ने वाला मर रहा है, उर्दू अदब फौत हो रहा है, किताबें जो हैं वो 300 की तादाद में बिक रही हैं, और जो कारी है, कारी की मौत हो गई है, और ये और वो। और तो भाई बात ये कि कारी वारी बेचारा जिंदा है, वो तो कोने में पड़ा तड़प रहा था पसलियां पकड़ के। आप जो लिख रहे थे वो 300 में मतलब छपना था, जाहिर बात है कि वो आप समझते थे कि आप अपने लिए लिख रहे हैं या फिर लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए लिख रहे हैं। तो अब ये कि अब तो भाई कारी इतना है कि वो आप देखें जरा लोगों की प्रोफाइल, लोगों की वॉल्स के वहाँ 55-55 हजार, 60-60 हजार माशाल्लाह बंदा भरा पड़ा है, और वो उनके हर लिखे पे आमन्ना सदकना कहता है। क्यों कहता है? कि उनका लिखा हुआ समझ में आता है। हुँ, हुँ।
तो भैया कारी भी मौजूद है। अच्छा, किताबें भी लोग खरीद लेते हैं। मैं आपको बताऊं, रेलवे स्टेशन पे या बस स्टॉप पे या एयरपोर्ट पे जो किताबें पड़ी होती हैं, वहां कभी जाके उनसे पूछ लीजिएगा आपके बेस्ट सेलर्स कौन से हैं, वो आज भी शफीकुर रहमान को खरीदने वाले बहुत लोग होंगे। ठीक है। और इसी तरह से जो है वो जो समझ में आ रहा है भाई वो बिकता है, बस सीधी सी बात है। मतलब लोग रिलेट कर सकें, लोग समझ सकें, तो फिर वो बिक बुक भी जाता है, बस ये है। इब्लाग की अहमियत के आप कायल हैं? शदीद शदीद तरीन, मतलब आप कह लीजिए कि अबलाग नहीं है तो उस्ताद कुछ भी नहीं है। हम्म। मतलब अगर, मतलब मुझे तो ये इस दावे की भी समझ नहीं आती कि मैं अपने लिए पेंट करता हूँ, मैं अपने लिए लिखता हूँ, या मैं अपने लिए शायरी करता हूँ। तो चाचा अपने लिए करते हैं आप, तो फिर उसको रखें भी अपने तक, मतलब वो छपाने की जरूरत ही क्या है? अगर अपने लिए है तो फिर तो उसका कोई ताल्लुक ही नहीं आम बंदे से ना। मतलब हम्म। अगर देखिए, एक जमाने में लोग डायरी लिखते थे, वो उनके मरने मराने के बाद या तो घर वालों को मिल जाती थी, तो चलो वो पढ़ के दो आंसू बहा लेते थे कि भाई ये डायरी हमारे अब्बा जी ने लिखी, दादा ने लिखी, और उन्होंने ये बातें लिखी इसमें। तो बस ठीक है, वो उसको छपवाते थोड़ी थे, वो होता था अपना, अपने लिए लिखे जाने वाली चीज, अपने लिए किए जाने वाला आर्ट या अदब। तो अगर आप उसे किसी सोशल मीडियम पे पोस्ट कर रहे हैं, बीट अ बुक इवन, तो उसमें इतना एब्सर्डिटी नहीं होनी चाहिए कि वो पढ़ने वाले को ये सोचने पे मजबूर करे। मैंने, यकीन कीजिए, झल्ला के एक किताब पे लिखा भी था कि यार उस्ताद मेरे पैसे यहाँ पे जाए हो गए। और वो हम्म। किताब 2 दिन बाद, दो साल बाद मेरी फुप्पो ने आके उठाई और उसके पहले सफे को देखा, उनका उस्ताद तुमने बड़ा ठीक लिखा था। मतलब हम्म। ऐसा भी कैफियत होती है ना, तो पढ़ने वाला ये तो ना कहे ना यार, मतलब। हम्म। अच्छा, थोड़ा आप चूंकि सहाफी भी हैं, थोड़ी सियासत पे हम बात करते हैं। क्या देखते हैं पाकिस्तान इस वक्त कैसी कैफियत से गुजर रहा है? बुरहानी कैफियत है या हम बेहतरी की समझ रहे हैं? यार ये बड़ी नाजुक बात है, और मसला ये है कि अब कहने को बाकी कुछ नहीं हम्म। है। जब ये हुकूमत आ रही थी ना, उस वक्त ये सब कुछ मैंने भी लिख दिया और बहुत से लिखने वाले थे। ये कोई ऐसे नहीं है कि हम बहुत ही मतलब अक्लमंद हैं और हमें पता था कि हाँ ये डिजास्टर होगा। मतलब क्या हो सकता था? यही हो सकता था जो हो रहा है, और ये बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है। मतलब ऐसे ही होना चाहिए था। हम्म। अगर ऐसा कुछ ना होता, अगर इतने बहरान ना होते, अगर ये सब चीजें एक, हर रोज अगर एक नया फितना खड़ा ना होता, तो शायद मैं समझता कि यार मैं दुनिया जहान का बेवकूफ तरीन आदमी हूँ, या शायद जितने भी वो लोग थे कि जो उस वक्त ये कहते थे कि भाई खुदा का वास्ता है कर क्या रहे हो, हम्म। वो सब इस वक्त मालिकोलिया का शिकार हो जाते हैं। वो लेकिन ऐसा बुरी नहीं बुरी हुआ। हालत होती ऐसा इनकी। नहीं हुआ, तो ऐसा एक नहीं है मानूं कि में ये हमारी, बहरान अच्छे जी, ही हैं। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये होना चाहिए था। और बात ये, जमहूरियत बेशक बेहतरीन इंतकाम है, तो जिन्होंने वोट वोट दिए और दिलवाए, अब वो ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, तो लेट इट गो अच्छा, लाइक दैट। और मेरे तो ख्याल में 5 साल पूरे करने चाहिए। 5 साल तो जमहूरियत वैसे, का अमल जो है वो मुकम्मल होगा और सुभान अल्लाह किस्म का होगा। अच्छा मतलब एक वैसे बार तो एक तबीयत से। होना चाहिए। अच्छा वैसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे हकाइक जो हैं हमारे सामने इतने बेमाने हो जाते हैं कि शायद आपकी और मेरी जनरेशन अपने वालिद और अपने दादा के मुकाबले में यूं मुख्तलिफ है कि हमने लगातार 4 इलेक्शन होते हुए देखे 5-5 साल के वक्फे से, जो कि एक परवेज मुशर्रफ के दौर में हुआ बहरहाल। लेकिन 4 इलेक्शन हमारे सामने हुए 5 साल के वक्फे से। अभी अच्छे थे हम्म, या बुरे, लेकिन ये वो चीज थी जो हमारे वालदेन या हमसे पहले की जनरेशन को नसीब नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं। सियासत में दिलचस्पी रही, मतलब आज की सियासत को हटाएं, कदावर सियासतदां आपने भी देखे, हमने भी। तो कोई सियासतदां पसंद है, किसी का किरदार किसी के इखलाक ने मुतासिर किया? सियासत में किस्सा ये था कि बहुत, आप कह लीजिए कि जो, मतलब एक सबकी पसंद का ट्रैक होता है ना, हम्म। जैसे किताबें पढ़ने वालों में बहुत कम बंदे ऐसे होंगे जो शुरू से ही हिस्ट्री ऑफ गॉड पढ़ें और उसके बाद वो उसके ऊपर मतलब लट्टू हो जाएं। सब पढ़ने वाला, उर्दू पढ़ने वाला शहाबनामे से गुजरता है। हम्म। सियासत में आने वाला जो है वो भी भुट्टो से होके गुजरता है उस्ताद। क्या बात है। तो उर्दू अदब का शहाबनामा और सियासत का भुट्टो जो है ना, वो हमारे भी पसंदीदा थे। और बस ठीक है, फिर वक्त के साथ ये हुआ कि अभी कोई ऐसी एफिलिएशन एज सच बाकी नहीं है। एक जमाने में डेमोक्रेसी बड़ा अपील करती थी, लेकिन फ्रेंकली अभी उसकी भी कोई अहमियत इसलिए नहीं है कि आप अमेरिका देख लें, आप इंडिया देख लें, आप रशिया देख लें, और आप पाकिस्तान देख लें, तो मतलब हर ही जगह जो इस वक्त माहौल बना हुआ, उससे तो लगता है कि उस्ताद अब तो पता नहीं और कुछ और लाने की जरूरत है, ये तो चवल ही बज गई है। मतलब ऐसा अगर जमहूरियत ये है तो भाई फिर अस्सलाम वालेकुम।
मतलब अपना ये भी अपने को समझ नहीं आती, होगा क्या ये तो पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। सही। फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो वो आपने बाकायदा सीखी या खुद ब खुद जो आपके अपने अंदर का आर्टिस्ट था उसने आपके अपने अंदर के फोटोग्राफर यार को दरियाफ्त किया? फोटोग्राफी असल में आप ये समझिए कि जिस वक्त रील वाले कैमरे होते थे ना, तो वो 36 तस्वीरों के लिए आपने रील डलवाई, उसको डेवलप करवाया, और वो उसमें तजुर्बे पंगे बड़े महंगे पड़ते थे, तो वो तो कोई कर नहीं सकता था। शौक बड़ा होता था कि यार वो किया जाए। पैसे वैसे भी इतने ऑफ कोर्स किसके पास होते थे, मतलब ईद पे रील डलती थी, सालगिरह पे रील डलती थी, या कोई स्कूल कॉलेज का टूर गया तो बड़ी मिन्नतें तरले करके अब्बा से कहा कि यार 12 तस्वीरें बचा देना, वो टूर आ रहा है उसमें खींचेंगे, ठीक है। वो इसी हद तक कैमरा होता था। डिजिटल कैमरा जब आया तो फिर अपना पैसे वैसे जमा करके, उस जमाने में एक कंपनी का छोटा सा पॉकेट कैमरा आता था, सबसे पहले बैंक क्यू या बैंक वॉट एवर, BENQ उसके स्पेलिंग थे, उसका एक कैमरा लिया था मैंने, और तब से डिजिटल फोटोग्राफी शुरू की थी। और मतलब ये बड़ी मजे की बात है उसमें कि यार इतनी सारी तस्वीरें और बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त। मतलब क्या बात है, आप जो मर्जी करें, उसके बाद उसको जोड़ें USB कंप्यूटर से, और उसके बाद तस्वीरें उतारें, और फिर उसके बाद फिर मजीद जो भी करें वो भी मुफ्त। तो वो उस मजे के चक्कर में जो है ना, बस वो करते हूँ, अभी भी करता हूँ। और होता ये है कि जब कुछ भी करने को नहीं है, लिखने का मूड नहीं है, और घर पड़े पड़े भी आप बोर हो रहे हैं, तो आप और क्या करेंगे, मतलब तस्वीर से बेहतर अबलाग तो मुमकिन ही नहीं होता। वो खुदा की मर्जी है, कभी कोई बहुत अच्छी तस्वीर आ जाती है, और कभी ऐसे ही फारिग किस्म का काम होता है। दैट ऑल डिपेंड्स, बट तस्वीर से बेहतर मीडियम कोई नहीं है यार, मूवी भी नहीं है। मूवी भी तस्वीर नहीं है। अगर एक है ना, ओ हो मतलब मैं कहता हूँ यार, ऐसी तबाही मचाती है तस्वीर। अगर तस्वीर अच्छी है ना, कि क्या ही कहने, क्या ही कहने, क्या ही कहने, ये है। ओके, मैं देखने वाले दोस्तों से कहना चाहूंगा कि हसनैन साहब को आप पढ़ते रहते हैं, बल्कि फेसबुक पे भी मौजूद है, वहाँ उन्हें फॉलो कर सकते हैं, बिलखुसूस ट्विटर पे भी आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। और बाकी उनके मज़ामीन तो आप गूगल करें उनका नाम, तो फिर एक फहरिस्त सामने आ जाएगी, फिर एक नई दुनिया में आप चले जाएंगे। तो हसनैन ये बताएं कि हेयर स्टाइल कब चेंज करें? चेंज कर रहा हूँ हाँ, इरादा है? मैं। हाँ नहीं इकबाल भाई, मसला ये कि बाल अभी जो है ना, बाल रह नहीं गए। हेयर स्टाइल तब होता है जब हेयर बाकी हो, और वो हाँ फ्रेंकली वो बड़े कम है। आप देखें, ये आपको शायद नजर वजर आए, हाँ, आ ये गया, नजर चटियल आ गया। मैदान है ऊपर। अब उसका होता ये है कि बस जितने बाल बाकी हैं उनको जो है वो, हमारे जमाने में बुजुर्गों का ये होता था जब हम लोग छोटे थे, कि पोनी वोनी बनाना तो मिरासियों वाला काम समझा जाता था, अभी भी वही है तकरीबन। लेकिन वो ये होता था कि यहाँ से एक जो बालों की लट होती थी ना, वो इतनी बड़ी यहाँ तक होती थी। हम्म। अच्छा, उसको घूम घाम के पूरे सर का तवाफ करा के वो जलेबी की हम्म। तरह ना हम्म। यूं बिठा देते थे, यूं। और हम्म। वो यहाँ से यूं करके वो यहाँ चिपकी होती थी। अब वो जो एक बार कभी पंखे के आगे, पेडिस्टल फैन के आगे खड़े होते तो फुर्र करके वो सारा का सारी वो उतर जाती थी। हम्म। तो ये जो है ना, बेसिकली ये भी वो उसी तरह की कवरिंग है, बस जितने बाल हैं वो घेर घार के सर के ऊपर यहाँ पे बांध लिए, और बस अल्लाह अल्लाह खैर लेकिन अल्लाह। पंखा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये पोनी का फायदा है। हाँ ये मजे की बात है। और उसमें बस ये कि बाकी बाल आनी जानी चीजें यार, अब जितने रह गए हैं उस पे तो बंदा मजे कर ले। किस काम से ज्यादा महसूस हुए, ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग? यार लिखना जो है ना इकबाल भाई, वो बड़ी मजे की चीज है। मैं बताऊं, मतलब ऐसे आप यकीन कर लें, ये आपके साथ भी होता होगा, ये मेरा ईमान है कि जो मतलब जिसे आमद कहते हैं वो होती है। आपको लिखने के बाद समझ में नहीं आती कि आप पे ये तरकीब कब उतरी, ये कब आपने लिख दिया, ये जुमला कैसे लिख दिया आपने, और फलां चीज कैसे मूड में। आप हफ्ते बाद दोबारा पढ़ें, आपको मतलब एटलीस्ट मुझे ये समझ नहीं आती कि यार जब आप लिखने बैठे तो वो उंगलियों के अंदर कौन सी चीज थी भाई जो ये बात करवा गई। मतलब कमाल है। तो वो जो सरप्राइजेस मिलते हैं ना बड़ी, वो उसमें बड़ा मजा आता है। हम्म। व्लॉग में या किसी भी दुनिया की चीज में इतना मजा आप कह मजा लीजिए कि नहीं है। नहीं आता कि जितना लिखने में आता है। हम्म। मतलब यार बाजों का ये भी लगता है कि यार बड़ी चुस्त हो गई है, लेकिन ये कि स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा मजा तब आता है कि जब आप कोई मतलब बहुत मतलब आप कह लीजिए कि आउट ऑफ द वे जाके आपको इनबॉक्स आके कोई कमेंट दे या तारीफ दे, और आप अपने कॉलम की वही जगह जाके दोबारा पढ़ें, तो उसका एक नशा है यार, मतलब यार, हम्म। हम्म। या अपने आर्टिकल का वो बड़ी फील है। तो उससे अच्छा तो उससे मजेदार तो कोई चीज है ही नहीं ना।
अच्छा, वो बहुत बेस्ट। सारे लिखने वाले इस बात से रिलेट करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है, जो हसनैन ने कहा कि लिखते हुए, और तार साहब कहते हैं कि मैं पेन से लिखता हूँ, क्योंकि पेन के अंदर भी कुछ तख्लीकी अमल होता है, तो हम तो टाइप करने वाली जनरेशन है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके किसी काम को कोई सराहता है, और जब दोबारा आप अपनी उस तहरीर के हिस्से को देखते हैं तो आप भी सरप्राइज हो जाते हैं, और आप भी यस। अपनी उस चीज़ के बारे में हैरान होते हैं कि मतलब क्या मैंने इसको इसी तरह लिखा। तो यकीनी तौर पे जो लिखने का तख्लीकी अमल है, उसमें कभी-कभार आप अपने ज़हन से, शऊर से निकल के एक नई दुनिया में चले जाते हैं। तो अब भी हम नई दुनिया की तरफ चलते हैं। फ़िल्मों में दिलचस्पी रही? कोई अदाकार, अदाकारा, हिदायतकार पसंद है? यार फिल्मों में मैं आपको बताऊं कि दिलचस्पी तो बहुत रही, लेकिन बचपन में जो है वो हमारे अब्बा वीसीआर वीसीआर तो उन्होंने लिया नहीं, और अच्छा किया नहीं लिया, इसी वजह से किताबें पढ़ ली। मतलब मैं हरगिज ये नहीं समझता कि आपके पास तफरी के सारे मौके होने चाहिए। हुँ, हुँ। अगर वीसीआर होता तो मैं किताबें तो कम से कम कभी भी ना पढ़ता, जो सीधी बात सही। है। लेकिन अब तो तो आपको मौका है, तो किसकी फ़िल्में, हाँ, किसको हिदायत अब करें? मौका है, लेकिन अब मेरा अटेंशन स्पैन वो है नहीं। हुँ, हुँ। मतलब मैं 2 घंटे स्क्रीन से जुड़ सकता नहीं हूँ। मतलब मैं आपको बताऊं कि बहुत ही लिमिटेड फिल्में हैं। अच्छा, फिल्मों में भी फिर सीन वही है जो हुँ, रशियन अदब वाला है ना, हुँ, कि भाई फिल्म और ड्रामों में भी अगर रोना धोना है तो उस्ताद सलाम है। मतलब दूर से ना हुँ, नहीं चाहिए अपने को। आप टाइम पास कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप वही मतलब रोना वानी लगी हुई है, तो वो नहीं समझ में आती। हाँ, बिग बैंग थ्योरी एक वो है सीजन उसका, शेल्डन कूपर उसका एक हुँ, कैरेक्टर हुँ, है, और वो उसके कोई 11-12 आए हुए हैं सीजन। वो मुझे बड़ा पसंद है सिटकॉम। मतलब वो कमाल चीज है। 15 मिनट का होता है, उसमें आपको कोई ऐसा तकलीफ भी नहीं होती कि यार आपकी अटेंशन बार बार डाइवर्ट हो रही है। वो 10-15 मिनट का आप आराम से निपटा भी देते हैं। और उसमें कॉमेडी जो है वो भी वो है जो हमारी जनरेशन जिसको स्टार ट्रैक में या ऐसी पुरानी वो कह लीजिए कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड फिल्मों में दिलचस्पी थी, या कॉमिक्स में थी, या जिसे रेलवे स्टेशन पसंद था, या हुँ, कार्टून कैरेक्टर्स में कुछ खास थे कि जो रिलेट कर सकता है, उसके लिए उससे बेहतर कॉमेडी नहीं। हुँ, हुँ। तो वो मुझे बहुत पसंद है। या फिर ये कि आप यकीन नहीं करेंगे भाई, शोले फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, पाकीज़ा फिल्म नहीं देखी। अच्छा, हुँ, और हुँ। मैं आपको क्या बताऊं, अकीदा। मतलब देवदास देखी थी, बड़ी बेहतरीन थी, फर्स्ट क्लास थी। लेकिन ये कि कितने ही नाम है, आप नाम लेंगे और मैं बोलूंगा यार नहीं देखी, तो मतलब ये कोई उसमें अफसोस की बात नहीं है, बस नहीं देखी, देख नहीं सका, क्योंकि देखी नहीं जाती इतनी लंबी कैसे। यार वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनतों से मैंने देखी थी, बल्कि मुझे जोर दे के एक दोस्त ने दिखाई थी। बड़ी सुभान अल्लाह फिल्म है। इजाजत जो है, हुँ, वो हुँ, जिसका वो गाना है, वो मेरे कुछ सामान पड़ा है वो लौटा हुँ, दो, वो हुँ, गाना भी बड़ा अच्छा है। तो वो फिल्म भी मैंने अभी लाइक रिसेंट पास्ट में देखी। आप ये देखें, आप अंदाजा कर लें कि एक बंदा जो है वो बस 40 साल का होने वाला है, और साले ने अभी तक वो इजाजत फिल्म नहीं देखी। हुँ, हुँ। तो बहुत उम्दा फिल्म थी, और क्या डायलॉग थे और क्या था। तो कोई धक्का दे के बिल्कुल बैठने पे वो लगा दे फिल्म देखने पे, और दुनिया कोरोना में मरी हुई हो, तो बस फिर ही फिल्म देख सकता हूँ मैं। अदरवाइज यानी जो है वो फिल्म फ़िल्मों वाले देखना आप मुझे बड़ा आदमी मुश्किल है। नहीं हैं, ज़ाहिर-सी बात है। जब आपने आदमी हूँ, बड़ा हुँ, शौक है यार, बड़ा पसंद करता हूँ, लेकिन बस वो कर नहीं पाता। हुँ, मतलब हुँ, 10-15 मिनट के बाद कोई ना कोई अचानक चुल हो जाती है, यार ये कर लूं, यार वो देख लूं। मतलब दादी ने मेरा नाम बचपन में सोचा था कि यार इसका नाम सीमाब रखते हैं। मतलब हुँ, लिटरली हुँ, दादी उर्दू स्पीकिंग थी, और वो फारसी से भी शगफ था, तो सीमाब पारा। और वो कहती थी कि ये मतलब इसकी निचला नहीं बैठता 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी। और वही आज तक है कि मतलब खुदा अपने पैरों पे रखे। तो दिमाग का भी वही है कि बस वो घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, वो फोकस नहीं होता, वो ये मसला है। कोई किताब जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे दोस्तों को, हालिया दिनों में आपने पढ़ी हो? यार हालिया दिनों में वो मैंने पढ़ी थी, प्रॉफिट ऑफ बर्ड वॉचिंग। लेकिन हुँ, वो मैं हुँ, रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा कि मतलब वो बहुत ही ठंडा मामला हो जाएगा। रिकमेंड तो मैं करूंगा वो मुराकामी के नॉवल पढ़ें, हुँ, जितने हुँ, मर्जी हो सके पढ़ें। और वो ऑनलाइन कहीं ना कहीं उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मतलब खरीदना जो है वो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। मैंने हुँ, भी जुर्रत नहीं की, 2-4 खरीदे थे, अकीदत में खरीदे थे कि भाई चूंकि फेवरेट राइटर है, चलो हुँ, हुँ। हमारे 4 पैसे उस तक चले जाएं। जब बहुत पैसे हो गए थे तो मैंने कहा अच्छा यार खरीद लेता हूँ। फिर वो आगे लोगों को गिफ्ट शिफ्ट कर दिए। बट थिंग इज के मुराकामी को पढ़ना जिंदगी का एक ऐसा तजुर्बा है कि हुँ, भाई जिसका नेमुल बदल कोई नहीं है। मतलब बहुत से दूसरे भी, मुझे आसिफ फरूखी साहब ने बिलखुसूस, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि बहुत फॉरेन ऑथर्स का बताया, और उनकी वजह से मैंने बड़ा पढ़ा। और
मतलब जाना लोगों को, और ये देखा कि हाँ दूसरी जबान का अदब जो है, लिटरेचर जो है वो क्या होता है, और वो योसा और वो मार्केज और वो ये फला और ये भी वो, बल्कि इनका जो तर्जुमा भी बहुत हैवी किस्म का आया हुआ था, उससे भी गुजरा। लेकिन उर्दू में ये कि यार तर्जुमे की भी मत मारी जाती है, हम्म तर्जुमा अंग्रेजी में ही पढ़े बंदा तो वो ठीक हम्म है। उर्दू में बस फिलबदी जो आप कह रहे हैं, जो आप मतलब जो फर्स्ट हैंड किस्म का अकाउंट है ना, वो तो बेहतरीन है। हम्म लेकिन जहाँ तर्जुमा करने पे आते हैं तो वहां फिर रुल जाता है मामला। तर्जुमा भी जो है वो हम लोग नस्तालीकपन में घिर जाते हैं या अपने मुहावरे में चले जाते हैं, और कभी हम लोग अंग्रेजी टेक्स्ट के इतने लॉयल हो जाते हैं कि तर्जुमे की मत मारी जाती है। तो अगर खुशकिस्मती से आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, मैं भी उर्दू मीडियम का ही पढ़ा हुआ हूँ, और हम्म FA BA के बाद जाके मुझे मतलब कुछ समझ में आना माहौल शुरू हुआ था अंग्रेजी का। लेकिन ये कि अंग्रेजी पढ़ सकना एक नेमत है। अगर आप लिटरेचर पसंद करते हैं तो अंग्रेजी में दूसरी पढ़ें। जबानों का लिटरेचर अंग्रेजी में, खुदा के वास्ते अंग्रेजी में पढ़ें। बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। उर्दू में और मत मारी जाती है। उर्दू में बाज़ औक़ात चीज आपको पसंद ही नहीं आ रही होती, लेकिन वही चीज आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो आप कहते हैं यार हाँ यार कमाल है। और कोई ऐसा नहीं कि कमतरी का एहसास है, नहीं, हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू की खा रहे हैं यार। और मतलब ऑफ कोर्स उर्दू से ज्यादा अहमियत हम किसे देने का दिल चाहेगा। लेकिन तर्जुमा करने वालों ने जो है वो उर्दू और टेक्स्ट के साथ वफादार रहते हुए वो हरकत की है कि उन्होंने कहानी का मोस्ट ऑफ द टाइम्स एसेंस किल की है। तो अच्छा हाँ, और आप कह रहे थे किताब का, सॉरी, किताब एक मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा भाई, हाजिर गायब उस किताब का नाम है। अजहर कलीम साहब ने लिखी थी, और तकरीबन आज से 25-30 साल पहले लिखी थी। वो भी PDF मिल जाती है नेट पे, आप लिखें हाजिर गायब PDF, बहुत बड़ी जगह पे पड़ी है, वो जरूर पढ़ें। आपने हम्म पढ़ी है इकबाल भाई? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। आपने रेकमेंड की तो आप मैं अरे देखूंगा। साहब सुभान अल्लाह, मतलब देखें, एक तो वो किताब ऐसी है कि वो एक आदमी एक नुस्खा इजाद करता है, उसके बाद तो होता ही है कि वो उसे खाता है तो वो गायब हो जाता है, ठीक है, हम्म लेकिन वो फौरन कभी कहीं भी हाजिर हो जाता है। उसकी मतलब ड्यूरेशन उससे कंट्रोल नहीं होती ना, और उसका हम्म एंटीडोट भी उसके पास नहीं होता, वो फिर बाद में बना लेता है। बट वो किताब एक बिल्कुल आप कह लीजिए कि आम आदमी भी पढ़ सकता है और हम भी पढ़ सकते हैं। वो उसमें अदबीपन नहीं है, पॉपुलर हम्म लिटरेचर टाइप की चीज है। हम्म बट यार ऐसी कैप्टिवेटिंग है कि वो पहले 10 सफे में भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप 300 सफे की किताब पढ़ रहे हैं ना, मतलब हम्म। हर सफा जवान ने आखिरी सफा समझ के लिखा है, वो क्या ऐसी किताब। क्या क्या कहने। तो मेरे पास भी एक आइडिया है जिसमें मैं लिखने का सोच रहा हूँ। एक ऐसे शख्स की सर कहानी है जिसके इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स उसे बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दे रहा है, और वो नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहानी का जो वन लाइनर है वो ये है कि वो शख्स जो है मुल्क का वाह, सरबराह है, लेकिन वो खुद इस बात से लाइल है। तो मेरे ख्याल में अच्छा वो वन लाइनर शख्स, होगा। वो शख्स मुल्क का सरबराह है, मुल्क का PM है, अल्लाह लेकिन वो इस अकबर, बात से अल्लाह लाइल अकबर, है। वाह 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 वाह, क्या कैफियत का बयान है साहब, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह तो सुभान दोस्तों, हसनैन से हमारी बात हुई, लगभग 1 घंटे की गुफ्तगू है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने वो बेसाख्तगी से बात कर रहे हैं और जितना मुझे खुशी महसूस हो रही है, गुफ्तगू बहुत तवील हो सकती है, मगर इस नशिस्त के लिए इतना ही। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई आपका। आप अपनी बेसाख्तगी थैंक और यू। अपने इस पौनी के साथ और अपनी इस मोहब्बत के साथ आए, आपने वक्त दिया। आई एम रियली ग्रेटफुल। कोशिश होगी कि दोस्तों तक ये चीज़ पहुंच सके। एक बार फिर इंशाल्लाह। आपका शुक्रिया, और आपसे मेरी मोहब्बत में इस आपकी 1 घंटे बहुत की नशिस्त मेहरबानी में सर, मजीद इजाफा हुआ। थैंक्स अ लॉट, मच हम्बल्ड सर, मच ग्रेटिट्यूड। और बिल्कुल इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी इकबाल भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू हुसैन भाई। तो अब हम कर रहे हैं इस नशिस्त का इख्तिताम। आप सबसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। खुदा हाफिज।